कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसे हम जेड से डिनोट करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में, इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, पहले हम इसकी बात करेंगे। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में एक टेबल बना लो। पहला कॉलम लिखो लोकेशंस और दूसरा कॉलम लिखो कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो सबसे पहला पॉइंट है, लोकेशन है कॉर्नर्स। अगर कोई एटम कॉर्नर पे लाई कर रहा है क्यूब के, तो वो एक कॉर्नर 8 क्यूब में कॉमन होता है, 8 क्यूब में। तो एक यूनिट सेल के लिए उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8। अगर कोई एटम फेस सेंटर पे लाई कर रहा है, तो एक फेस सेंटर 2 क्यूब में कॉमन होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2। अगर कोई एटम एज सेंटर पे लाई कर रहा है, एज सेंटर पे लाई कर रहा है, तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4, क्योंकि एक एज 4 क्यूब में कॉमन होती है। और अगर कोई एटम क्यूब के सेंटर पे ही है, बॉडी सेंटर पे है, तो वो तो 100% इन होगा क्यूब के अंदर, इसलिए कंट्रीब्यूशन 1 कंट्रीब्यूशन होगा इसका। अब इसको विजुलाइज करें, ये कंट्रीब्यूशन कैसे हम इमेजिन करें, कैसे देखें। तो 3D भी दिखाऊंगा मैं पहले। आप पेन पेपर यूज करके बना के देखो इसको। 3D दिखाने से पहले पेन पेपर की हेल्प से इमेजिन करो उसको। एक बड़ा क्यूब बना लो आप, और उस बड़े क्यूब को फिर 8 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। फास्ट करो ये। जल्दी जल्दी बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। स्केल यूज करके क्लीन बनाओ।
बना लो इसको, जल्दी जल्दी करो। बना लो इसको। टोटल आपको 8 क्यूब्स दिखाई पड़ेंगे। दिख रहे हैं सबको? यस और नो? अनम्यूट, यस। अनम्यूट करके बोलते रहो। बना लिया इसको पूरा? यस। सर 1 मिनट। ऐसे फ्रंट में आपको ओवरऑल 8 क्यूब्स दिखाई पड़ेंगे। ये मैंने फ्रंट क्यूब सिलेक्ट किया है। आपको 8 क्यूब्स दिखने चाहिए। ये मैंने एक क्यूब सिलेक्ट कर लिया। ऐसे आपको 8 क्यूब दिखाई पड़ रहे हैं। यस। तो आपके पास अगर डिफरेंट कलर के पेन है तो ऐसा आप एक क्यूब बना सकते हो। एक डिफरेंट कलर से क्यूब बनाओ जिससे आपको क्लैरिटी आए। टोटल 8 क्यूब्स दिखाई पड़े।
आपको टोटल 8 क्यूब्स दिखने चाहिए। ये है एक सिंपल यूनिट सेल, ऐसे सोचो टोटल 8 यूनिट सेल हैं ये। बना लिया इसको। Yes. अब एक एक करके देखो लोकेशंस। ये मेरे पास है, एक एटम है मेरे पास, और सोचो जरा अगर ये कॉर्नर पे रख दिया जाए तो क्या होगा। कॉर्नर पे अगर इसको रख दें तो एक यूनिट सेल के अंदर इसका कितना पार्ट लाई करेगा। अगर इसे इस कॉर्नर पे प्लेस कर दें तो बताओ इस क्यूब में इसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा। 1/8. 1/8 होगा कि नहीं। ये टोटल कितने क्यूब में कॉमन आ रहा है बताओ। टोटल 8 क्यूब में कॉमन आ रहा है, तो कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा पर यूनिट सेल। Yes. पर क्यूब कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। ये जो टेबल बनाई है इसको मैच करते जाओ। तो कॉर्नर पे प्लेस करेंगे तो पर क्यूब कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। क्लियर है ये सबको। ये आगे न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे सारे पॉइंट्स। दूसरा, अगर मान लीजिए कि इसको प्लेस कर दें एज सेंटर पे, ये एज के सेंटर पे है, बताओ ये कितने क्यूब में कॉमन है। 4. 2 क्यूब नीचे और 2 क्यूब ऊपर, 4 में कॉमन है। तो एज सेंटर का पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन क्या होगा। 1/4. 1/4। सबको क्लियर है ये 1/4। यस सर। सोचो जरा अगर ये फेस सेंटर पे है, फेस सेंटर पे, तो ये कितने में कॉमन है। ये मैंने इस फेस सेंटर पे रख दिया। कितने 2 क्यूब में cube. कॉमन है। 2. एक फेस 2 क्यूब में कॉमन हो सकता है। एक वॉल 2 रूम में कॉमन हो सकती है। तो पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन कितना होगा फिर इसका। 1. पर यूनिट सेल कंट्रीब्यूशन 1 होगा। और अगर ये क्यूब के सेंटर पे है तब क्या कंट्रीब्यूशन होगा। 1. तब तो 100% इन है। तब तो 100% इन है। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1। समझ में आ गया। Yes. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसका एनिमेशन मैं आपको अलग से रिकॉर्ड करके भेज दूंगा क्योंकि उसमें टाइम बहुत चला जाता है फिर। ये कंट्रीब्यूशंस क्लियर हैं आप सबको। Yes. चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जरा बताओ मुझे अब आप जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू नेक्स्ट टेबल बनाओ, एक और टेबल। डिटर्मिनेशन ऑफ जेड, डिटर्मिनेशन ऑफ जेड। जेड कहलाता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, और मैथमेटिकली इसको रैंक ऑफ सॉलिड भी कहते हैं, रैंक ऑफ द सॉलिड। आपने डिटर्मिनेंट्स में रैंक नाम सुना होगा अगर जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, तो रैंक ऑफ द सॉलिड भी कहते हैं। तो एक टेबल बना लो, उसमें लिखो क्यूबिक यूनिट सेल और दूसरे कॉलम में लिखो जेड।
तो देखो, अगर मैं कहूं कि आपके पास प्रिमिटिव क्यूब है, प्रिमिटिव क्यूब, तो आपको मालूम है कि प्रिमिटिव क्यूब में कौन कौन सी लोकेशंस ऑक्युपाइड होती हैं? प्रिमिटिव क्यूब में ओनली कॉर्नर्स आर ऑक्युपाइड, और टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8। हर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। तो इफेक्टिवली कितने एटम्स आ गए पर यूनिट सेल? 1 1। इफेक्टिवली 1 एटम होगा पर यूनिट सेल। आप बताओ मुझे, बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या होगा? 2 तो बॉडी सेंटर्ड में कौन कौन सी लोकेशंस ऑक्युपाइड होती हैं? कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर। ऑल कॉर्नर्स एंड अ बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर के लिए हो गया 8 कॉर्नर, 1/8 कंट्रीब्यूशन, और प्लस 1 मोर फॉर बॉडी सेंटर, 2 हो गया। बॉडी सेंटर के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए जेड की वैल्यू 2 हो गई। थर्ड बताओ आप, फेस सेंटर्ड क्यूब के लिए 4 जेड कितना आएगा? तो फेस सेंटर्स में कौन कौन सी लोकेशंस ऑक्युपाइड हैं? ऑल फेस सेंटर प्लस कॉर्नर्स। हाँ सक्षम, आपने चुप्पी साध रखी है बेटा, जितना चुप रहोगे उतना ही नुकसान करोगे अपना। तो जेड की वैल्यू क्या है? 8 3 into कॉर्नर्स 1 है सर। ऑक्युपाइड हैं 1/8, और 6 फेस सेंटर ऑक्युपाइड हैं। तो फेस सेंटर 6 इंटू 1/2, ये आ गया 4। तो ये है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इफेक्टिव वर्ड बार बार नहीं बोलते, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। समझ में आ गया इतना सबको? यस यस सर। ये है वैल्यू ऑफ जेड। आप इस अरेंजमेंट को या पर यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स को देखकर क्या मुझे बता सकते हो कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी इन पैकिंग में? डेंसिटी का ऑर्डर बता सकते हो? एफसीसी मैक्सिमम। हाँ, तो थर्ड में डेंसिटी सबसे ज्यादा आएगी, फिर सेकंड में आएगी, फिर फर्स्ट में आएगी। भाई एक क्यूब का वॉल्यूम मान लो नियरली सेम है, थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। क्यूब का वॉल्यूम सेम है नियरली, बट मासेस आप देखें पर यूनिट सेल एटम्स जिसमें सर ज्यादा आपकी होंगे। आवाज नहीं आ रही थी। तुम्हें बताना चाहिए ना बेटा पहले, मैसेज करके। मतलब कट कट के आ रही है सर। सबको मेरी आवाज कट कट के आ रही है? नो सर। तो बेटा जूम में एक टेस्ट होता है, उसको परफॉर्म कर लो, साउंड इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ओके सर। कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर वैसे कोई प्रॉब्लम है तो जूम में एक टेस्ट परफॉर्म कर लो। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी एफसीसी की, फिर बॉडी सेंटर्ड की, और सबसे कम होगी प्रिमिटिव क्यूब की। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए लिखें? तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा, रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी को। यूनिट सेल का मास क्या होगा? तो वो होगा जेड इंटू मास ऑफ वन एटम
एक एटम का मास और यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, जेड हैं, मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिल गया मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ यूनिट सेल सॉरी, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होगा ए क्यूब। तो ये है डेंसिटी फॉर क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। जेड बदलता रहेगा, प्रिमिटिव क्यूब के लिए Z1, बॉडी सेंटर्ड के लिए Z2 और फेस सेंटर्ड के लिए Z4। लिख लिया इतना? Yes. ओके तो हमने लास्ट क्लास में बॉडी सेंटर्ड तक किया था। एक पॉइंट और रिकॉल कर दूं, आर और ए में रिलेशन, यहाँ पे न्यूमेरिकली इसका यूज करेंगे। तो आप पिछली क्लास में ये कर चुके हैं कि A इक्वल टू 2R फॉर, Simple cubic. हाँ, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या लिखा था आपने? Root 3a is equal to 4r. √3a इक्वल टू 4R फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ये पिछली क्लास में आप कर चुके हैं। तो कभी कभी एज लेंथ ए दे देते हैं, कभी कभी रेडियस आर दे देते हैं, तो ए से आर निकाल सकते हैं, आर से ए निकाल सकते हैं। पैकिंग का नाम दिया जाएगा तो कर सकते हो। अब हम आते हैं फेस सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बस एक ही तरह से जनरेट होते हैं। तो लिखो जनरेशन ऑफ FCC या CCP, दो नाम है इसके, एंड HCP, ये दोनों एक ही होते हैं। FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बाय डिफॉल्ट क्यूबिक क्लोज पैकिंग FCC ही माना जाता है। तो CCP और FCC एक ही बात है। अब आप जल्दी जल्दी करें और क्वाइन यूज करें। और 2 डायमेंशन में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी उसको आप दोबारा बना लें। टू डायमेंशन में जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाई थी दोबारा बनाओ, जल्दी करो।
बना लिया? Yes. अगर बना लिया तो इसका नाम लिख लो, लेयर ए कहते हैं इसको, लेयर ए। अब ध्यान दो, दूसरा मैं बना रहा हूं, लेयर बी। लेयर बी बिल्कुल सेम साइज के स्पेयर हैं, इनके सेम लेवल पे प्लेस करना है। इस तरह से प्लेस करना है। ये मैंने लेयर बी रख रहा हूं मैं। आपके पास डिफरेंट कलर का पेन है तो उसका यूज करो। बिल्कुल सेम लेवल पे रखना है, बिल्कुल सेम लेवल पे, लेयर बी। ऐसे टच करते हुए। समझ में आ गया लेयर बी कैसे प्लेस करना है? Yes. जल्दी करो।
मैंने प्लेस कर दी लेयर बी। टॉप से देखें तो लेयर ए और लेयर बी के डिफरेंट सेंटर्स हैं, वर्टिकली डाउन नहीं है। बना लिया इसको। यस सर। अब मुझे बताओ, मैं एक लेटर लिख रहा हूं और ये बताना कि ये जो वाइड है वो कितने एटम से सराउंडेड है। तो आप लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाइड बिटवीन लेयर्स ए एंड बी। दो तरह के वाइड होते हैं लेयर ए और लेयर बी के बीच। ध्यान से देखो, मुझे बताओ, मैं एक जगह लिख रहा हूं लेटर टी। बताओ ये वाइड कितने एटम से सराउंडेड है? 4। ये कितने से सराउंडेड है? ये कितने से सराउंडेड है? तो ये तीनों वाइड 4 एटम से सराउंडेड हैं। लेयर बी के 3 एटम और लेयर ए का 1। सबको विजुलाइज हो रहा है? अगर आपने फिगर ठीक से बनाया है तो आपको दिखाई पड़ेगा। ये 4 एटम से सराउंडेड है। और व्हाट अबाउट दिस, इसे मैं टी से लिख रहा हूं, ये कितने से सराउंडेड है? ये कितने से सराउंडेड है? और ये कितने से सराउंडेड है? ये तीनों भी 4 एटम से सराउंडेड है। इसमें लेयर बी का 1 है और लेयर ए के 3 हैं। दिख रहा है सबको? यस। ये जो नीचे मैंने टी लिखे हैं नीचे एक लाइन में, इनमें एटम लेयर ए के 3 है और लेयर बी का 1 एटम है, उनके बीच ये वॉइड है। ऐसे ये भी है, ये भी है। तो ये सब टी वॉइड में लिख रहा हूं 4 एटम से सराउंडेड वॉइड्स को। 4 एटम से सराउंडेड वॉइड को मैं टी लिख रहा हूं। तो टी का मतलब है टेट्राहेड्रल वॉइड। इनका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। वाइड सराउंडेड बाय 4 एटम्स। उन 4 एटम्स में क्लासिफिकेशन है 3+1। किसी एक लेयर के 3 तो नेक्स्ट लेयर का 1। अगर नीचे वाली लेयर के 3 तो ऊपर वाली लेयर का 1, या नीचे वाली लेयर का 1 तो ऊपर वाली लेयर के 3। तो एक लेयर के 3 और उससे नेक्स्ट लेयर का 1 एटम, इनके बीच सराउंडेड वॉइड है 4 एटम से सराउंडेड, उसका नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर फिगर ठीक बनाया है तो दिखेगा। और आप इसको देखो, ये वॉइड जिसे मैं ओ से लिख रहा हूं, ये कितने से सराउंडेड है? जरा देखो ध्यान से। जिसे मैं ओ से डिनोट कर रहा हूं, ये कितने से सराउंडेड है? 6। ये 6 से सराउंडेड है। एक लेयर के कितने हैं? 3। एक लेयर के 3 हैं। इसका नाम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो लेयर ए और लेयर बी के बीच दो तरह के वॉइड हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 3+3 कॉम्बिनेशन से बना।
एक लेयर के 3 तो उससे ऊपर वाली लेयर के भी 3। लिख लिया इतना। yes, अब एक और ऑब्जर्वेशन देखें आप अपने फिगर में ही, वो ये है ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखें ऑब्जर्वेशन को, कि अगर अगर एक लेयर, एक पूरी की पूरी रो ओवॉइड की बनती है, तो उसके बाद 2 रो टी वॉइड की बनती हैं। फिर एक रो ओ वाइड की आएगी, फिर 2 रो टी वाइड की आएंगी। इस तरह से चलता है। फिगर आपने ठीक से बनाया हो तो आप नोट कर सकते हैं इस बात को। अपने फिगर को उसमें देखो जो आपने बनाया है, कि एक ओ वाइड की है तो 2 रो टी वाइड की आएंगी। विजुलाइज हुआ ये? yes, sir. अद्या बेटा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा? इतना लेट ज्वाइन क्यों कर रही हो? मामा को नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए अभी ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, जितना समझ में आता है बेटा कोशिश करो। देखो, तो एक रो ओ वाइड की है तो 2 रो टी वाइड की है। तो इस पूरी पैकिंग में हम ये लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ टी वाइड्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ओवॉइड्स। नंबर ऑफ टी वाइड्स इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ओवॉइड्स। टी वाइड का नंबर डबल होगा। ये ओ वाइड की रो है तो ये 2 टी वाइड की है, फिर ओ वाइड की आएगी तो फिर 2 टी वाइड की आएंगी। इस तरह से अरेंज्ड होगा। तो नंबर ऑफ टी वाइड्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ ओ वाइड्स। बना लिया इसको? yes, अब इसको थोड़ा और डिटेल में जाने से पहले एनसीईआरटी बुक में आप एनिमेशन देखो। एनसीईआरटी बुक में जो बने हुए एनिमेशन उनको देखो। मैं दिखा रहा हूं मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ये दूसरी स्क्रीन दिख रही है आपको? yes, हाँ, ये है फर्स्ट लेयर जिस पे ए लिखा है ना, ये फर्स्ट लेयर है। ठीक है। अब जहां बी लिखा है वहां पे सेकंड लेयर हमने प्लेस की। सेकंड लेयर प्लेस कर दी बी की जगह। ये फिगर जो यहाँ पे बना हुआ है ये एनसीईआरटी में बना है, यही हमने बनाया था अभी, 2 लेयर। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं टी और ओ लिखा होगा। और यहाँ पे भी आप क्लीन देख सकते हैं कि अगर एक पूरी रो ओ वाइड की बनती है तो उसके बाद 2 रो किसकी बनती हैं? टी वाइड्स की। विजुलाइज हो रहा आप सबको? yes, लेयर ए और लेयर बी के बीच 2 तरह के एम्प्टी स्पेसेस हैं। लेयर ए एंड लेयर बी के बीच 2 तरह के एम्प्टी स्पेसेस हैं या वाइड्स हैं। यहां देखें आप, इस फिगर में साफ दिखेगा। ये जो एम्प्टी स्पेस बनेगा ये कितने एटम से सराउंडेड है?
ये 4 एटम से 4 सराउंडेड है। atom. 4 4 एटम, लेयर बी के 3 और लेयर ए का 1। ये भी 4 एटम से सराउंडेड है, ये भी 4 एटम से सराउंडेड है। बट व्हाट अबाउट दिस वॉइड? 6 ये टोटल 6 एटम से सराउंडेड है, 3 एटम ऑफ 1 लेयर, उससे ऊपर वाली लेयर के 3। अब 4 एटम से सराउंडेड वॉइड को टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं? ये जो 4 एटम से सराउंडेड वॉइड है, इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों कहते हैं? तो देखो, ये है 4 एटम से सराउंडेड वॉइड, एक लेयर के 3 और उससे ऊपर वाली लेयर का 1, इनके बीच के एम्प्टी स्पेस को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और अगर इन चारों एटम के सेंटर को मिला दें तो एक ज्योमेट्री बनती है। कौन सी ज्योमेट्री बनती है? टेट्रागोनल टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री है। विजुलाइज हो रहा है आप सबको? यस तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। तो 4 एटम से सराउंडेड वॉइड का नाम है टेट्राहेड्रल वॉइड, जिसमें एक लेयर के 3 होंगे और नेक्स्ट लेयर का 1 होगा। ठीक है। और 6 एटम से सराउंडेड वॉइड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखो, ये नीचे वाली लेयर के 3 और ऊपर वाली लेयर के 3, टोटल कितने एटम के बीच में ये वॉइड है? 6 एटम के। अब इसको एक एंगल पे देखो, आप एक एंगल पे इस तरह से, ये 1 2 3 4 ये स्क्वायर बना लो ऐसे। तो इन 6 एटम के सेंटर को मिलाएं, सॉरी, सारे 6 एटम के सेंटर को मिलाएं तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है? ऑक्टाहेड्रल। अगर इनके सेंटर्स को मिला दें तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। इसलिए 6 एटम से सराउंडेड वॉइड का नाम क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। रीजन समझ में आ गया आप सबको? यस octahedral। 6 एटम से सराउंडेड वॉइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 4 एटम से सराउंडेड वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड। 6 एटम में 3+3 होंगे, एक लेयर के 3 नेक्स्ट लेयर के 3, और 4 एटम्स जो टी वॉइड बनाएंगे उसमें 3+1 कॉम्बिनेशन होगा। यहां तक क्लियर है? यस ये सारी बातें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में यूज होंगी, ध्यान रहे। अब आपको ये तो मैंने दिखा दिया रेडीमेड बना हुआ, ये बनाना भी है आपको कि 4 एटम से सराउंडेड वॉइड को टी वॉइड क्यों कहते हैं? 4 एटम से सराउंडेड वॉइड को टी वॉइड क्यों कहते हैं? तो लिखो नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ टी वॉइड। थर्ड लेयर इसके बाद प्लेस करेंगे, पहले लिखो फॉर्मेशन ऑफ टी वॉइड। तो एक लेयर के 3 एटम, एक लेयर के 3 एटम और उससे ऊपर वाली लेयर का 1 एटम या नीचे वाली लेयर का 1 एटम। इन 4 एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस बन रहा है उसका नाम क्या है? टेट्रागोनल वॉइड उसका नाम है टी वॉइड। ये जो इन 4 के बीच में बनेगा वो है टी वॉइड। ये एम्प्टी स्पेस है टी वॉइड, 4 एटम से सराउंडेड वॉइड। विजुलाइज हुआ सबको? यस Yes. अगर इन चारों के सेंटर्स को मिला दें तो क्या दिखेगा? अगर इन चारों के सेंटर्स को मिला दें तो क्या दिखेगा? वो ये है।
ट्रायंगुलर शेप आ जाएगी ना सर? ये ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये मैं थोड़े दूर दूर रख रहा हूं। ये तो एक लेयर हो गई। क्लैरिटी के लिए दूर दूर रखे हैं। रियलिटी में ये एटम नंबर से 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। और एटम नंबर 4 जो यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है, ये एटम नंबर 4 इन तीनों के ऊपर रखा हुआ है। ये एटम नंबर 4 है। तो 4 एटम से सराउंडेड वाइड को टी वाइड कहते हैं। समझ में आ गया? तो आपसे बोर्ड एग्जाम में लिखने को आएगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ टी वॉइड। तो क्या क्या लिखोगे आप? ये सब आपके स्कूल एग्जाम में भी है, एनसीईआरटी में सारे फिगर बने हुए हैं। ये एनसीईआरटी बुक की एक एक लाइन हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। तो आप यही लिखोगे ना कि टी वॉइड बनता है दो सक्सेसिव लेयर्स के बीच। टी वॉइड बनाने में एक लेयर के 3 एटम इन्वॉल्व होते हैं और नेक्स्ट लेयर का 1 एटम इन्वॉल्व होता है। टी वाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन 4 एटम के सेंटर्स को कनेक्ट कर दें तो ज्योमेट्री कौन सी बनती है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री टेट्राहेड। बनती है। ये लिख लोगे सारा अपने आप, और साथ में ये फिगर बनाना है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ओवॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना 6 एटम से सराउंडेड? फॉर्मेशन ऑफ ओवॉइड।
बना लिया सर। तो अगर इन सारे एटम्स के सेंटर को कनेक्ट कर दें तो एक ज्योमेट्री बनती है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, इसलिए 6 एटम से सराउंडेड वॉइड का नाम पड़ गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसका नाम पड़ गया। ये है एटम नंबर 5 और ये है एटम नंबर 6। इसे ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं? तो ऑक्टा का मतलब होता है 8, हेड्रल का मतलब होता है प्लेन्स। तो इसमें टोटल कितने प्लेन्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं? 8 प्लेन्स। 8। 4 ट्रायंगुलर प्लेन ऊपर, 4 ट्रायंगुलर प्लेन ऊपर और 4 ट्रायंगुलर प्लेन नीचे। तो टोटल कितने प्लेन्स हो गए इसमें? 8 प्लेन्स। इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? ऑक्टाहेड्रल। तो 6 एटम से सराउंडेड वॉइड को कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। 4 एटम से सराउंडेड वॉइड को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। यहां तक क्लियर है सबको? यस। यस सर। चलो ठीक है। तो ये तो सक्सेसिव लेयर के बीच वॉइड की बात हुई, 2 सक्सेसिव लेयर्स के बीच वॉइड की बात हुई, लेयर ए और बी के बीच। अब हम थर्ड लेयर प्लेस करेंगे, और थर्ड लेयर प्लेस करने के भी आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो ओ वॉइड के ऊपर रखना है या टी वॉइड के ऊपर रखना है।
थर्ड लेयर प्लेस करने के आपके पास दो ऑप्शन है। देखो वापस जाते हैं हम पैकिंग में और ध्यान से देखें, इसको देखें। थर्ड लेयर प्लेस करने के दो ऑप्शन है। थर्ड लेयर यहां प्लेस करें तो फर्स्ट का रिपीटिशन होगा। थर्ड लेयर अगर टी वाइड पर रखेंगे तो फर्स्ट का रिपीटिशन होगा। और थर्ड लेयर अगर इन वाइड्स पर रखेंगे ओ वाइड पे, तो ना तो ये फर्स्ट का रिपीटिशन होगा ना सेकंड का रिपीटिशन होगा, ये डिफरेंट लेयर होगी, उसको सी लेयर कहेंगे। तो अगर थर्ड लेयर और उसके ऊपर वाली लेयर ओ वाइड के ऊपर रखते जाएं तो वो डिफरेंट लेयर मिलेगी आपको। टी वाइड के ऊपर रखेंगे तो फर्स्ट लेयर का रिपीटिशन होगा। तो दो तरह की पैकिंग है, ए बी टाइप। देखें, ये अगर थर्ड लेयर ओ वाइड पर रखी तो ये डिफरेंट मिलेगी, ए बी सी टाइप। अगर यहां पर रखें तो डिफरेंट है। ठीक है। थर्ड लेयर रिपीटिशन भी हो सकती है फर्स्ट का। यहां देखें, ये फर्स्ट लेयर है, ये थर्ड सेकंड लेयर है, ये थर्ड है। फर्स्ट और थर्ड लेयर बिल्कुल एग्जैक्टली वर्टिकली डाउन होंगे। तो पैकिंग को नाम देते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो दो तरह की पैकिंग हम जनरेट करने वाले हैं थर्ड लेयर प्लेस करके। थर्ड लेयर प्लेस करने के हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो टी वाइड के ऊपर रखेंगे या ओ वाइड के ऊपर। इस पे हम अभी डिटेल में आएंगे। अभी यहाँ पे लिखो आप कि देयर आर टू वेज टू प्लेस थर्ड लेयर। देयर आर टू वेज टू प्लेस थर्ड लेयर। मेरी साउंड सबको आ रही है? हाँ आ रही। हाँ, तो लिखो जल्दी जल्दी। देयर आर टू वेज टू प्लेस थर्ड लेयर। इफ third layer is placed over T wide, then the packing is known as A B टाइप। थर्ड लेयर रिपीट हो जाएगी। पैकिंग को कहते हैं ए बी टाइप। और बेस्ड ऑन यूनिट सेल इसका नाम होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बेस्ड ऑन यूनिट सेल इसे कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो थर्ड एंड सक्सेसिव लेयर्स अगर टी वाइड के ऊपर रखते जाएं तो ए बी टाइप पैकिंग। और थर्ड एंड सक्सेसिव लेयर्स इफ प्लेस्ड ओवर ovoids, then the packing is known as ABC type. If third layer is placed over ovoids, और बेस्ड ऑन यूनिट सेल इसका नाम होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और सिंपली क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। लिख लिया इसको? यस। तो दो तरह की अरेंजमेंट पॉसिबल है।
अभी अरेंजमेंट के लिए हमें फिर थर्ड लेयर प्लेस करना होगा, तो मैं अभी तो यहीं पे रोक रहा हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।